नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहा हूँ। अगर आपने इस प्रकार की बुक पहले से नहीं ले रखी है या अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की है, तो आप इसे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या अपने लोकल के बुक स्टोर से इसे ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप इसे मंगा सकते हैं। इस बुक में देखेंगे हम एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या एएलपी सारे एग्जामों को रेलवे को कवर कराया गया है। रेलवे मैथ के नाम से बुक आती है। ऐसी बुक आप लोगों के पास भी होगी, अगर नहीं है तो ले सकते हैं। और इसी बुक को मैं आप लोगों को कवर करा रहा हूँ। डे बाई डे हम एक एक करके दो करके वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं इसे सरल तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी है या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी बुक के नाम से, वहाँ पे आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसमें मैंने आप लोगों के एक टॉपिक एलसीएम एचसीएफ कवर करा दिया है और हमारा खत्म होने पर आ गया है हमारा क्या नंबर सिस्टम। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास अपलोड होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों को 80 तक के क्वेश्चन करा दिए थे जो हमारा वीडियो हुआ था। हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को और इसमें हम देखते हैं 81 से लेकर आगे कितने तक हमारा क्वेश्चन जाता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई लोग, क्या है, पहले थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या सवाल में दे रखा है, क्या नहीं है, और कौन कौन से सवाल हमारे रह गए। और अगर अब तक बेसिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियो देख के ही आना, नहीं तो आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आपको मैं पहले बेसिक बताता हूँ, फिर बेसिक के बाद मैं आप लोगों को सवाल पे ले जाता हूँ। सवाल बड़ी बात नहीं है, फिर मैं कह देता हूँ। मैथ ही बस एक ही चीज है जिसमें कॉन्सेप्ट की कमी होने के कारण वो हमें कम समझ में आता है। अगर हमको कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो हम बड़े आसान तरीके से मैथ को समझ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा आज? हमारा आज क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है भाई लोगों, ये होगा हमारा कहाँ से। चलिए, तो हम क्वेश्चन कल कर चुके हैं भाई लोगों, 80 के समथिंग कर चुके हैं। कितने कर लिए हमने? 80। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है हमारा 81 से। कहाँ से होना है? 81 से। चलते हैं हम। 80 तक क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। सवाल में लिखा है 2 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। जब इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दी गई संख्या में से घटाने पर वह प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो बेसिक आपका मजबूत है तो बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हमने बोला कि मुझे बताओ, पहले तो ये सवाल में लिखा हुआ है भाई लोगों कि ये गुणनफल जो दे रखा है वो कितना दिया है? 24। मतलब कोई भी 2 अंकों की संख्या होगी तो 24 होगा गुणनफल उनका। तो मैंने बोला 24 के हम पहले क्या करते हैं, पता करते हैं 24 किस किस से बन सकता है। तो आप बोलोगे सर ये 24 हमारे पास बन सकता है, एक तो 6 से बन सकता है और एक 4 से बन सकता है। ठीक है, एक 12 दूनी 24 हो सकता है सर। ठीक है, और एक 24 एकन 24 हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम सिर्फ सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 2 डिजिटों की संख्या आ गई। हम यहाँ पे अंक की बात कर रहे हैं। अंक का मतलब होता है ओनली सिंगल। ओनली किससे बना हो? सिंगल से। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये संख्या जो बनी होगी वो कहीं ना कहीं आप लोगों की 4 और 6 से बनी होगी। तो मुझे क्या आप लोग बता सकते हैं भाई लोग 4 और 6 से बनने वाली संख्या कौन कौन सी है? तो आप कहोगे सर एक संख्या हमारे पास 64 है और एक सर हमारे पास 46 है। मतलब यहीं कहीं उत्तर छुपा हुआ है। ठीक है सर, मतलब ये 2 अंकों की जो संख्याओं को गुणनफल, 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों वाली से संख्या जो बन रही है गुणनफल करके वो कितनी बन रही होगी? या तो 46 बन रही होगी या फिर हमारे पास क्या बन रही होगी? 64 बन रही होगी। किससे? 24 वाले नंबर से। ठीक है, अब वो कह रहा है जब इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है, मैं इसमें भी 18 जोड़ूंगा भाई लोगों और मैं इसमें भी 18 जोड़ूंगा। ठीक है, मैंने जैसे इसमें 18 जोड़ा तो ये हुआ हमारे पास कितना? ये 8 4 12 की 2। ठीक है, 6 7 1 8, मतलब हमारे पास ये टोटल हो गया 82। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना बनेगा? तो हमारे पास ये बन जाएगा, घटाएंगे अगर इसमें से, सॉरी इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना? 8 6 14। ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, आगे उसने बोला है तो संख्या के अंकों को स्थान पर बदल जाते हैं और सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो 64 था, 64 का क्या बन गया? 42 बन गया। लेकिन आप 46 देखो, क्या देखो? 46, और 46 का क्या हो गया? 64। उसने यही तो बोला है, तो संख्या के स्थान आपस में बदल जाते हैं। मतलब क्या हो जाते हैं? अंक हैं वो क्या हो जाते हैं? अदला बदली हो जाती है। बिल्कुल हो गई अदला बदली। देखो 46 का क्या बन गया? 64। सही बात है सर। ठीक है, और क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे दी गई संख्या में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। तो पहली तो बात ये हो गई कि वो संख्या जो रही होगी हमारे पास 46 रही होगी। क्या रही होगी? 46। अब वो ये कह रहा है कि अगर इनमें से हम क्या घटाएं कि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अगर मैं इसमें से 0 घटाता हूं तो आप मुझे कितना बताओ कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 46 बचेगा। 46 किसी का स्क्वायर नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। ठीक है। 8 अगर इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 8 घटा दो तो 38 बचेगा। वो 38 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। ठीक है सर। अगर हम 12 घटा दें इसमें से तो 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। और ये कितना बचेगा? 34 बचेगा। 34 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर इसमें से मैं 10 घटा देता हूँ, क्या घटा देता हूँ? 10, तो मुझे बताओ ये कितना बचेगा? 36 बचेगा कि नहीं? तो ये कंप्लीट स्क्वायर होता है 36 कितने का? 6 का। तो ये सवाल में जो जो लिखा था वो हमने किया, जैसे कि हम पिछले सवालों को करते आ रहे हैं वैसे ही। तो क्वेश्चन उत्तर इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, दिल्ली। ठीक है। चलते हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर है हमारा 82। सवाल नंबर हमारा कौन सा है? 82। ठीक है। क्या कह रहा है? 5 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत 13 रुपए, जबकि 9 पेंसिल और 5 रबड़ की कीमत 19 रुपए। तो 6 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत बताइए। ठीक है सर। तो हमने बोला कि एक पेंसिल की कीमत हम मान लेते हैं क्या? एक पेंसिल की कीमत हमने क्या मान ली? एक पेंसिल की कीमत हमने मान ली सर क्या? एक पेंसिल की कीमत मान ली हमने 100 रुपए। नहीं मान ली? 100 रुपए। ठीक है सर। और रबड़ की, एक रबड़ की कीमत मान ली मैंने क्या? रबड़ की कीमत मान ली मैंने सर क्या? 22 रुपए। क्या मान ली? 22 रुपए। ठीक है। एक रबड़ की कीमत मैंने मान ली 22 रुपए। ठीक है सर। अब मुझे बताओ 5 पेंसिलें कितने की आई होंगी? तो आप बोलोगे 1 रुपए की, एक पेंसिल की कीमत 100 रुपए है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5x। ठीक है सर। और एक रबड़ की कीमत क्या मानी आपने? 22 रुपए। रबड़ कितनी खरीदी है आपने? 4। तो ये कितनी हो जाएगी सर? 4y। और टोटल जो रुपए दोनों का बना वो क्या बना है? कितना? 13 रुपए। ठीक है सर। आगे क्या बन रहा है? आगे कह रहा है वो अगर 9 पेंसिलें लें, कितनी ले लें हम? 9। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? 9x। और 5 रबड़ ले लें तो कितनी हो जाएगी? 5y। और टोटल मिला के जो बनेगा हमारे पास वो इसका रुपए कितना बना? 19। कितना बना? 19। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 6x प्लस 3y का मान बताइए। कैसे सर? x माना है हमने क्या? पेंसिल, तो जी हमारे पास 6x हो गया। और y माना हमने रबड़, तो क्या हो गया हमारे पास? 3y हो गया। इसकी टोटल हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है सर। तो हम पहले क्या करते हैं? x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? एक पार्ट को बराबर करना पड़ता है। इसे बोलते हैं विलोपन विधि। इसको हल करने का तरीका होता है किसी एक पार्ट को बराबर कर लीजिए, या तो पूरा x का मान बराबर कर लो, या तो क्या करो आप y का मान बराबर कर लो। तो हम ऐसा करते हैं भाई सर, x का मान बराबर कर लेते हैं। जिसका ही मान बराबर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। x का करोगे तो y का मान आ जाएगा, और y का बराबर करोगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलो हम x के मान को ही बराबर कर लेते हैं। तो जो x के गुणांक गुणा में लिखा होता है, जो x के गुणा में लिखा होता है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे सर। और यहाँ कितना लिखा है? 9। क्या लिखा है? 9। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा। ठीक है। अब इस पूरे 9 का पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 का पूरे इस समीकरण में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 9 का करते हैं तो 9 पंजा 45। ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। ठीक है। बराबर 13 नंबर कितना हो जाएगा? 117। ठीक है। 5 का भी पूरे में करेंगे तो ये बन जाएगा 9 पंजा 45। ठीक है। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 25। और ये हमारे पास बन जाएगा 19 पंजा 95। ठीक है। अब क्या करते हैं सर? अब लिखते हैं घटाने पर। ये क्या होता है? घटाने पर। घटाने पर का मतलब होता है सर, जब भी आप घटाने पर लिखते हैं तो सभी चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब आप अपनी तरफ से साइन लगाते हैं। अगर नीचे माइनस दे रखा है तो प्लस लगाएंगे, और प्लस दे रखा है तो माइनस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे नीचे वाले साइन देखना, ऊपर वाले साइनों से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नीचे देखना है। नीचे सारे साइन पलट जाते हैं। ये प्लस का कहलाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। मैंने देखा कि प्लस का और माइनस का ये दोनों आपस में कट गए, और 36 में से 25 घटा देते तो हम कितना बचेगा? यहाँ पे 11y देखने को मिलेगा हमें। बराबर में यहाँ भी अपन लोग घटा लेते हैं तो ये हमारे पास 2 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ भी हमें 2 मिलेगा। 11 से हम इसको काटते हैं तो y की वैल्यू हमको जो देखने को मिली वो मिली 2। कितनी मिली? 2। ठीक है सर। मतलब एक रबड़ की कीमत 2 रुपए है। कितनी है? 2। अब सर x की वैल्यू तो निकालो। तो x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो किसी भी एक समीकरण में आप रख लो, चाहे तो पहले बारे में रख लो चाहे दूसरे बारे में रख दो, वहां से आपकी क्या आ जाएगी? x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए सर, तो हम किस में रख दें? तो हम रख देते हैं सर किस में? पहले वाले में रख देते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। चलो पहले समीकरण में रख देते। पहला समीकरण हमारा क्या था? तो पहला हमारा समीकरण था सर 5x प्लस 4y
और बराबर में 13। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू बनी थी हमारे पास कितनी, एक्स का मान निकालना है तो हम निकालने की कोशिश करते हैं वैल्यू को। क्या बनेगा हमारे पास, ये बन सकता है, यहाँ 13 लिखा है, 13 लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू हमारे पास अभी आई नहीं है, 5x + 4 × 2, y का मान 2 आ गया इसलिए 2 रख रहे हैं, बराबर में कितना है 13। तो हमने देखा ये 5x बन गया, बराबर में हमारे पास बन गया 4 दूनी 8, और ये 13 में से भाई लोगों को 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास देखने को मिलेगा 5, और 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम x बराबर 1 कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 1। तो मैंने बोला कि एक पेंसिल की कीमत जो आई है वो 1 रुपए आई है। कितनी आई है, 1 रुपए। अब हमसे जो सवाल पूछा उसका हम जवाब दे देंगे। हमसे सवाल पूछा था भाई लोगों को क्या, 6 पेंसिलें मतलब 6x, और क्या 3 रबड़ मतलब 3y, 3y। अब मुझे बताओ 6 × x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 रुपए, प्लस y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, तो 2 रुपए। तो मुझे बताओ ये 6 बना और ये 3 दूनी 6 बना, तो टोटल हमारे पास जो रुपए निकल के आए वो कितने निकल के आए, 12 निकल के आए। कितने निकल के आए, 12, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है लोगों, डी बॉम्बे में, जो इस सवाल का जवाब था। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग क्या करोगे, आप दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हो, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। स्लो मोशन में देख सकते हो, फिर समझ में आ जाएगी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, क्या सवाल है, 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू की कीमत 7,000 रुपए है। 10 किलो काजू की कीमत 25 किलो मूंगफली के बराबर है। मूंगफली का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूंगफली का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो हम पहले ये पकड़ते हैं कि हमारे पास वैल्यू दे रखी है 15 किलो मूंगफली, है ना। चलो, तो हमने क्या बोला, 15 किलो मूंगफली की बात हो रही है और 4 किलो काजू की कीमत टोटल 7,000 रुपए दे रखी है। कहने का मतलब ये है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि 1 किलो मूंगफली कितने की आई है और 1 किलो काजू कितने का आया है, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि ये 7,000 रुपए जो लिखा हुआ है इसमें से मूंगफली कितने की आई होगी और काजू कितने का आया होगा। तो इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि 1 किलो की कीमत क्या रही होगी, तो हम तुरंत बता देंगे सर काजू इतने का आया होगा और मूंगफली इतने की आई होगी। ठीक है सर, तो हम क्या करें सर, तो आगे चलते हैं। उसने बोला है 4 किलो काजू, ठीक, सॉरी 10 किलो काजू, क्या लिखा है, 10 केजी काजू, 10 केजी क्या है, काजू। ठीक है, बराबर है किसके, 25 किलो मूंगफली के। 25 किलो मूंगफली लाओ, उतने में 10 किलो काजू आ जाते हैं। ठीक है, मूंगफली, मैं क्या करता हूं भाई लोग, यहां से इन दोनों का रेशियो पता कर लेता हूं। क्या पता कर लेता हूं, रेशियो। रेशियो का मतलब है ये गुणा में लिखा हुआ, ये भी गुणा में लिखा है। अगर आप क्या करते हो, काजू के बटे में मूंगफली लाओगे तो 25 के बटे में 10 ले जाना पड़ेगा, नहीं तो आप मूंगफली के बटे में काजू ले जाओगे तो 10 के बटे में 25 आएगा। आपकी इच्छा है जैसे बनाना चाहते हैं। आपने बोला सर मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ, मूंगफली, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली के बटे में लाए आप काजू, क्या लाए, काजू। ठीक है, काजू लाए तो बराबर में आप देखेंगे 10 तो पहले से ही लिखा था, बटे में 25 और पहुंच गया। क्या पहुंच गया, 25। यहां से थोड़ा कट रहा है तो काट दो, 5 दूनी 10 और 5 25। तो हमने देखा कि यहाँ से ये रेशियो निकल के आया वो 2/5। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखने को मिला कि मूंगफली की जो कीमत है वो 2 है और काजू की कीमत है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, मूंगफली की कीमत है वो कितनी निकली है, 2 निकली है, और काजू की कीमत कितनी निकली है, 5, मतलब 1 केजी की। ठीक है, अभी ये भी यूनिट के तौर पे, तो आप इसमें कुछ लगा सकते हो। आप इसमें x लगा लीजिए, क्या लगा ली, x। यहाँ से क्या पता चल जाएगा, फाइनली आपको पता चल जाएगा कि मूंगफली कितने रुपया के हिसाब से आई होगी। ठीक है, 1 किलो मूंगफली की कीमत हमारे पास 2x है और 1 किलो काजू की कीमत हमारे पास 5x है। चलते हम सवाल पे, तो क्या लिखा है, 5 किलो मूंगफली, है ना, सॉरी 15 किलो मूंगफली, ठीक है, मूंगफली प्लस 4 किलो काजू, 4 किलो काजू। ठीक है सर, टोटल जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 7,000। ठीक है, हमने देखा कि मूंगफली की वैल्यू 1 किलो कितनी आई हमारे पास, 2, तो हो जाएगा 15 दूनी 30। ये कहां से आया सर, 30। 1 किलो मूंगफली की कीमत 2x है तो 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, प्लस काजू, 1 किलो काजू की कीमत कितनी है, 5, तो 4 की कितनी हो जाएगी, तो 5 चौक 20। ठीक है, बराबर हमारे पास है 7,000। हमने यहां से देखा कि हमारे पास टोटल जो वैल्यू हो रही है 30 और 20 जोड़ के तो हमारे पास 50 हो रही है। 50x हमारे पास बन रहा है वैल्यू को कितना, 7,000। हम इस 7,000 को काटते हैं, 0 से 0 कट गया और कट जाएगा ये 14 बार, मतलब x की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वैल्यू वो 140 मिलेगी। 7,000 को अगर 50 से काटते हैं तो आपको x का मान 140 मिलेगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है मूंगफली का प्रति किलोग्राम मूल्य बताइए।
प्रति का मतलब होता है एक, मतलब 1 किलोग्राम पर यूनिट। 1 किलोग्राम मूंगफली की कीमत पूछिए और मैं निकाल चुका हूं 1 किलोग्राम मूंगफली की कीमत 2x है और हमारा x का मान कितना आ गया भाई लोगों, तो x का मान हमारे पास आ गया 140 और ये कितना लिखा हमारे पास 2, गुणा करेंगे हमारे पास तो बनेगा भाई लोगों 280। मतलब अगर आप 1 किलो मूंगफली लेने जाते हो तो आपको 280 रुपए की मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे पूछा जाता सर 1 किलो काजू की कीमत बता दूं, तो आप काजू में करते 5 × 140 तो 14 पंजा 70 होता, जो 700 रुपए का पड़ता। कितने का पड़ता? 700 का। सर और क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे कह देता वो आपको 2 किलो मूंगफली की कीमत बताओ, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, 1 किलो की इतनी दे रखी तो 2 का नहीं बता पाओगे आप, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 का पूछे 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 का पूछे 100 का कर दोगे। हमें जो जरूरत है वो 1 किलोग्राम की जरूरत है, 1 किलो की वैल्यू आ जाएगी तो हम कितने की भी बता सकते हैं। चलते हैं हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला, एक अनानास की कीमत 7 रुपए है और एक तरबूज की कीमत 5 रुपए है। मोहन इन फलों पर 38 रुपए खर्च करता है। टोटल मिला के मोहन द्वारा खरीदे गए अनानास की संख्या क्या है? वो कह रहा है कि एक अनानास की कीमत 7 रुपए और तरबूज की कीमत कितनी है? 5 रुपए। मतलब अगर आप एक अनानास खरीदते हो 7 रुपए का पड़ेगा और एक तरबूज खरीदते हो तो वो 5 रुपए का पड़ेगा, लेकिन मैं टोटल मिला के 38 रुपए खर्च करना चाहूंगा। कितने? 38 रुपए खर्च करना चाहूंगा। तो उसने पूछा है मोहन द्वारा खरीदे गए अनानास की संख्या कितनी है, ठीक है, संख्या बता दी। अब यहाँ थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। वो तो कह रहा है आप बैलेंस मिलाइए कि हम कितने अनानास खरीदें और 7 अनानास आ जाए 38 रुपए में और 38 ही रुपए में हमारे क्या आ जाए 5 आपके आ जाए क्या तरबूज, ऐसा कुछ बैलेंस मिलाइए। तो उसने पूछा क्या, पहले उस पर चलते हैं। उसने पूछा अनानास की संख्या बताइए। मान लेते अनानास की संख्या 2 रही होगी तो इस पर कितने रुपए खर्च हो गए होंगे? तो आपने बोला 7 रुपए की है हमारे पास, 7 रुपए की एक आया है तो 2 अगर खरीदे होंगे तो इसने 14 रुपए खर्च कर लिए होंगे इसमें। तो बाकी कितने बचे? बाकी किसके बचे होंगे सर? तरबूज के। तो तरबूज के कितने बचे? तो 5 तरबूज आए होंगे। अब 5 रुपए कितने बचे बताओ? तो आप बोलोगे सर टोटल 38 रुपए हैं, इसमें अनानास हमारे पास 14 रुपए चले गए तो बचे कितने? 4 ये बचा, ये 2 बचा, मतलब 24 बचा। तो मुझे बताओ 24 कभी बन सकता है 5 में? ऐसा कोई गुणा करो कि 24 आ जाए। मतलब संख्या जो होगी वो तो पूर्ण होती है, कभी आधी तो संख्या होती नहीं है कि 2.25 संख्या है, 3.25 संख्या है। संख्या तो नंबर के तौर पे होगा, तरबूज जो होगा या अनानास होगा वो पूरा होगा, 2 की संख्या में, 3 की संख्या में, 5 की संख्या में। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास 24 और बचे रुपए। कितने बचे? 24। तो 24 रुपए में क्या 5 तरबूज ला पाओगे? 5 रुपए का एक तरबूज आ रहा है तो 24 रुपए में तरबूज आ सकते हैं? संख्या नहीं आएंगे क्योंकि 24 5 से नहीं कटता। ठीक है सर, पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो सर क्या करें? मैंने बोला उसको ले लो। मान लेते हैं एक अनानास 7 रुपए का आया है और 3 खरीदे होंगे उसने तो 21 रुपए खर्च हो गए। कितने? 21। तो सर 38 में से अगर 21 चले गए, अगर 38 में से 21 जाएगा तो मुझे बताओ ये कितना बच रहा है? तो आप कहोगे 7 बच रहा है और ये हमारे पास कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, 17 बच रहा है सर। क्या 17 5 से कट जाएगा? क्या 17 5 से कट जाएगा? क्योंकि यहाँ कह रहा है 5 उसने क्या तरबूज खरीदे हैं 5 रुपए के, 5 रुपए का एक तरबूज है तो तरबूजों की संख्या 17 रुपए तो नहीं बनेगा क्योंकि 17 5 से नहीं घटता। ठीक है सर, ये वाला भी उत्तर गया हमारा, ये वाला भी हमारा उत्तर गया। अब क्या हमारे पास 4 है, कितना है? 4। चलो 4 के रख के देखते हैं। 7 है हमारे पास, 7 में गुणा 4 का किया तो हमारे पास 28 आ गया, 28 आ गया। तो 38 में से 28 रुपए के तो अनानास चले गए तो बचे कितने हमारे पास? 10 रुपए बचे। कितने बचे? 10 रुपए। इसका मतलब 10 रुपए तो 5 के हिसाब से इसने 2 क्या खरीदे होंगे, ये ठीक है। ये क्या हो गया? 5 से कट गया। इसका मतलब हुआ कि अगर वो 38 रुपए टोटल खर्च करना चाहता है तो उसको 4 तो क्या लेने पड़ेंगे? अनानास लाने पड़ेंगे और 2 क्या लाने पड़ेंगे? तरबूज लाने पड़ेंगे, तभी उसका 38 रुपए में बैलेंस पूरा बन सकता है। मैंने आपको 38 रुपए दे दिए और मैंने आपसे बोला कि जाओ मार्केट 38 रुपए में से आप क्या करो, आप 4 तो क्या लेके आना? अनानास ले आना और बाकी रुपए जो बचे उसके क्या लेके आना? आप तरबूज लेके आना। तो 4 के हिसाब से 28 रुपए तो आपके वही खर्च हो गए, 7 चौक 28 तो बचे कितने? 10 रुपए। तो 10 रुपए और 5 रुपए का एक तरबूज आ रहा है तो 2 ही तो तरबूज ला पाओगे। तो आपसे यही पूछा था अनानास की संख्या कितनी है, तो आप उत्तर बता दोगे 4 है। अगर आपसे तरबूज की संख्या पूछता तो उत्तर होता आपका 2। तो हमसे यही पूछा तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। सवाल नंबर अगले पे चलते 85 पे। क्या लिखा है? 8 पंखे और 14 ओवन की कीमत 36,520 रुपए है
तो 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो चलते हैं, पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल सारे आपको देखने पड़ेंगे, उन सारे सवालों में कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। यहाँ पे उसने बोला है कि 8 पंखे लिखे हुए हैं। ठीक है, 8 पंखे की बात हुई है प्लस 14 ओवन की बात हुई है। ओवन, ओवन तो समझते हो, जिसमें आप खाना वगैरह गर्म करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि इन सबकी जो कीमत है, उसने रुपए जो खर्च किए हैं वो कितने किए हैं, 36,520 रुपए खर्च किए हैं। ठीक है सर, तो क्या करें, तो हमने बोला एक काम करो, अब ये क्या लिख रहा है, 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत बनाई। तो पहले आप ये देखिएगा कि हम 8 में कितने का गुणा करें या 14 में कितने गुणा करें कि हम 12 और 21 तक पहुंच जाए। तो हमने बोला कि अगर हम 12 और 21 को देखें तो ये 4 से अगर इसको मैं काट लूं थोड़ा सा, 4 से इसको काटोगे 3 बार कट जाएगा, 4 से ये नहीं कट रहा, एक ही पाड़े से काटो, तो 3 से काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा, मतलब 4 और 7 का रेशियो बन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है इसे 4 और 7 में बदल लो। तो क्या करें सर, तो इसमें 2 का भाग लगा दो पूरी में। अगर मैं इसमें 2 का भाग लगाता हूं तो ये 4 निकलेगा, 4 पंखे निकलेंगे भाई लोगों। ठीक है, पंखा निकलेगा, और 2 से काटा तो ये 7 निकलेगा, 7 ओवन निकलेंगे। ओवन, तो हम इसको भी 2 से काट देते हैं भाई लोगों, इसको भी 2 से काटोगे तो आएगा हमारे पास 2 एकम 2, ठीक है, 2 8 16, ठीक है, और कितना बचेगा, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, मतलब हमारे पास 18,260 रुपए ये बन गया। ठीक है सर, लेकिन हमको क्या चाहिए, उसने बोला है कि आप तो मुझे क्या बताओ, 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत बनाओ। तो 12 पंखे और 21 ओवन तभी बन सकते हैं तभी बन सकते हैं जब इसमें आप अपनी तरफ से क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में कितने कर दो, 3 का मल्टीप्लाई। जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई करो तो 4 तिया 12 पंखा बन जाएंगे, अरे ऐसे अनु, ठीक है, और 7 तिया 21 ओवन बन जाएंगे, 21 क्या बन जाएंगे, ओवन बन जाएंगे, और 3 का इससे ही मल्टीप्लाई करो तो आप करोगे 0 आएगा सर, 6 तिया 18 की 8 आएगी, यहाँ से ले 3 दूनी 6, 6 और 1 7 आएगा। ठीक है, 8 तिया 24, 24 की 4 आएगी, और 3 एक 3, 3 2 5, मतलब 54,780 बनेगा हमारे पास, 54,780। मतलब 12 पंखे 21 ओवन की अगर कीमत आप लाना चाहते हैं तो वो बनेगी भाई लोगों कितनी, हमारे पास 54,780, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखी है, बी, बॉम्बे में। बात आप समझ गए होंगे, बेसिक सवाल है, और बेसिक सवाल एक न एक आपको देखने को मिलता रहता है पेपर में। मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला, क्वेश्चन नंबर 86। क्या लिखा है, रमेश के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल कई तरीके से हो जाता है, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम नंबर सिस्टम के तरीके से करेंगे, हम करने को कई तरीके से कर सकते हैं, हम सारे तरीके आपके सामने पेश भी कर देंगे। लेकिन हम जब परसेंटेज पढ़ाएंगे आपको तो परसेंट के तौर पे बताएंगे, जब हम आपको मिश्रण पढ़ाएंगे एलिगेशन तो एलिगेशन के तौर पे बताएंगे। अभी हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो हम आपको नंबर सिस्टम के तरीके से बता रहे हैं, ये सवाल वहां भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए, तो रमेश के पास कुछ गाय, मैं सारे तरीके से बता देता हूँ, बार बार आपको परेशानी हो, मैं आपको पहले डिटेल से चलते हैं। मान ले रमेश के पास कुछ गाय है, मान लेते हम गाय की संख्या मान लेते, पहले को गाय है जो हमारे पास वो x है, और हमारे पास जो मुर्गी है, क्या है, मुर्गी, हमारे पास जो मुर्गी दे रखी है उसको मैंने y मान लिया। ठीक है, मेरे को ये पता है कि भाई लोग गाय हो या मुर्गी हो या कोई भी हो, सबके जो सिर होते हैं वो तो एक ही होते हैं ना, पैरों में डिफरेंस होता सकता है लेकिन सिर तो एक ही होता है ना। एक आध अपवाद को छोड़ के 99% देखा जाए तो आप लोग क्या कहो, सिर सबका एक ही होता है, सबका एक ही होता है। मतलब सिरों से हम काउंटिंग ये कर सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग या कितनी संख्या में जानवर या कितनी संख्या में पक्षी है, क्योंकि हम सिरों से बता सकते हैं, पैरों से नहीं। पैर तो किसी के 4 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, लेकिन हम यहाँ से ये आइडिया लगा के सिरों से बता सकते हैं कि टोटल संख्या कितनी है। ठीक है सर, तो हमने यहाँ से बोला कि भाई लोगों अगर गाय हमने x मानी और मुर्गी हमने y मानी है, तो रमेश के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं, कुल सिरों की संख्या 48 है। मतलब गाय के भी एक सिर होता है और एक ही सिर भाई लोगों किसके होता है, मुर्गी को होता है, और टोटल जो सिरों की संख्या दे रखी है वो 48 दे रखी है। अरे ऐसे अनु, ठीक है। अगर हम पैरों पे जाते हैं, पैरों की संख्या टोटल 140 है, तो मुझे पता है गाय के 4 पैर होते हैं भाई लोगों और मुर्गी के 2 पैर होते हैं, और टोटल जो पैरों की संख्या वो कितनी है, 140 है। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि विलोपन विधि से आप एक पार्ट को बराबर कर लेते हो, क्या कर लेते हो, एक पार्ट को बराबर कर लेते हो। यहाँ पे हम एक एक लगा लेते हैं भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक लिखा होता है, दिख नहीं रहा होता है। हमसे क्या पूछा, मुर्गियों की संख्या पूछिए, क्या पूछिए, मुर्गियों की संख्या, मतलब y का मान निकालना है। इसका मतलब यहाँ से x के मान को गायब करो
और जिस मान को आपको गायब करना होता है उसी पार्ट को आप बराबर कर लेते हो, उसी के गुणांक का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वो वाला पार्ट को गायब कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कैसे करते हैं, यहाँ पे जो लिखा है उसका गुणा यहाँ होता है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है x के गुणा में वो इसका गुणा यहाँ होता है, ठीक है। और इस गुणा का मतलब है सब में गुणा होगा, इस एक का मतलब है सब में गुणा होगा। तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 4x बन जाएगा और ये y में करेंगे तो 4y हो जाएगा और 48 इंटू 4 करेंगे 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 4 चौक 16 और 3 19 192 बन गया। इसमें भी गुणा करेंगे तो ये 4x बनेगा, एक का कर रहा हूं मैं पूरे में, ये हमारे पास 2y बनेगा और ये बराबर 140 बनेगा, ठीक है सर। हम क्या करते हैं घटाने पर लिखते थे, घटाने पर जैसे हम घटाने पर लिखेंगे भाई लोगों तो ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। हमने देखा घटाने पर लिखा तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। अब 4y में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा और 192 में से अगर 140 घटाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा 52। कितना मिलेगा, 52। हम 2 से इस 52 को काटते हैं तो 26 बार कट जाएगा, कितनी बार, 26। मतलब y का मान हमारे पास 26 आ गया। मैं ऐसा कह सकता हूं भाई लोगों, इसमें यही पूछा था मुर्गियों की संख्या बताइए कितनी है भाई लोगों, 26 है। हमें टोटल वैल्यू पता ही थी भाई लोगों, x प्लस वाई बराबर टोटल 48 था, जिसमें से आपको पता है कि भाई लोगों इसमें से हमारा 26 तो क्या आ गया, हमारे पास आ गई मुर्गियों की संख्या मतलब y का मान। अगर आप 26 उधर माइनस कर दोगे 48 में से, अगर आप 26 माइनस कर दोगे तो आपको 22 देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ गाय की संख्या कितनी है तो 22 होती, मुर्गियों की संख्या कितनी है, 26 है। तो बात को समझ पाए होगे। अगर नहीं समझ पाए तो आप क्या करो, वीडियो को बैक करके देखिएगा, उसमें आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। एक तरीका तो इसका ए है, दूसरा कोई तरीका तो वो भी मैं आपके सामने शो कर देता हूं। चलिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या है समझिए। मान लेते हैं मैंने बोला आप लोगों से कि सर हम इसमें अगर हम आपसे पूछें कि इसमें बताओ जानवरों की टोटल संख्या कितनी है, अगर इस सवाल में आप लोगों से पूछूं कि इसमें मुझे ये बताओ कि जानवरों की टोटल संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर हर एक जानवर का, हर एक किसी की चीज का एक ही सिर होता है, चाहे वो आप लोगों का पक्षी हो, चाहे वो आप लोगों का कोई जानवर हो या कोई भी व्यक्ति हो, इसका मतलब है एक ही सिर होगा, ठीक है। तो जितने सिर होंगे उतनी संख्या होगी। तो हमने बोला टोटल जो संख्या 48 है, अरे ऐसे ना, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया, मान लेते मुर्गी लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हैं, मुर्गी लिखना है, गाय लिखना है, मुर्गी लिखा मैंने यहाँ पे और यहाँ पे लिखा मैंने गाय, क्या लिखा, गाय। आपकी इच्छा जैसे लिखना चाहो, गाय इधर लिख लो, मुर्गी लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने बोला हमसे पूछा क्या है सर, मुर्गियों की संख्या पूछी, छोड़ो गोली मारो, मुझे बताओ 2 पैर तो मुर्गी के होते हैं और 4 किसके होते हैं, गाय के, मतलब 2 तो गाय के भी होते हैं और 2 एक्स्ट्रा हैं, अरे ऐसे नो, ठीक है सर। अगर ये 48 के 48 जानवरों के पैर 2 ही होते, इस 48 के 48 जानवरों के पैर टोटल 2 ही होते, तो टोटल पैर कितने होते, 96, अरे ऐसे नो। टोटल जो पैर होते वो कितने होते, 96 होते कि नहीं होते, ठीक है सर। अगर 2 ही पैर होते तो, लेकिन पैर तो कितने हो रहे हैं, 140 हो रहे हैं, जबकि हमारे कितने आ रहे हैं, 96। इसका मतलब एक्स्ट्रा है, कितने एक्स्ट्रा है, तो आपने बोला ये 4 बचेगा सर, वही हमारे पास 13 बच जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब हमारे पास बचेगा 44। ये 44 किसकी वजह से बचा है, इस 2 की वजह से बचा है। किसकी वजह से बचा है, 2 की वजह से। 2 की वजह से अगर 44 है तो 1 की वजह से कितना आएगा, तो आप कहोगे 1 की वजह से आएगा 22, कितना आएगा, 22। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जहां पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ उसी की ये संख्या निकलती है। अगर ये मुर्गियों में एक्स्ट्रा लिखा होता तो मुर्गियों की संख्या आती, अगर ये गाय में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो गाय की संख्या आई। 1 की वैल्यू हमारी 22 आई, इसका मतलब गाय की संख्या जो है वो कितनी है भाई लोग, 22 है। अब मुझे बताओ गाय अगर 22 है और टोटल जानवर है 48 से, 48 में से 22 जाएगा तो 26 बचेगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं मुर्गियों की संख्या 26 है, मुर्गियों की संख्या 26 है। जब हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे तो वहां जनसंख्याओं वाले बहुत सारे सवाल पढ़ाएंगे, इसमें हम बताएंगे एक गांव की जनसंख्या 15,000 है और महिलाएं 10% की दर से बढ़ती हैं और पुरुष 12% की दर से बढ़ते हैं और जनसंख्या बढ़ के 15,640 हो गई, तो बताइएगा महिलाओं की संख्या कितनी है और पुरुषों की संख्या कितनी है। वहां भी हम इस सवाल को ऐसे ही कराएंगे, तो वहां भी हम अप्लाई करके आप लोगों को दिखाएंगे। अगर समझ में नहीं आया तो वहां और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए और कोई तरीका हो सकता है सर, तो और भी तरीका है लोग, और भी तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का, तरीकों की कमी नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप पेपर में बहुत जल्दी से और सटीक उत्तर दे के आए, ठीक है। चलिए और क्या तरीका, और इसे मिश्रण से कर सकते हैं, एलिगेशन से। किससे कर सकते हैं, एलिगेशन से। एलिगेशन से सर कैसे करेंगे, जैसे एलिगेशन जब पढ़ाएंगे तब हम आपको बहुत सारे रूल बताएंगे कि कहां पर एलिगेशन लगता है और क्यों लगता है,
जिससे हम सवाल को बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बात आती है कि हम यहाँ पे टोटल देख रहे हैं, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू दे रखी है हमें क्या दे रखी है 140, मतलब है पैरों की संख्या 140 दे रखी है। ठीक है, एक बात यहाँ पे हो रही है सर जी किसकी, गाय की, और एक बात हो रही थी यहाँ पे मुर्गी की। किसकी बात हो रही थी, मुर्गी की। ठीक है सर, मैंने दिमाग लगाया कि टोटल संख्या है कितनी है वैल्यू जानवरों की 48। अगर ये 48 के 48 पैर, अगर 48 के 48 जानवर गाय होते तो टोटल पैर हमारे पास होना चाहिए था कितने, 192। अरे एक्सेनो, ठीक है, मैंने बोला नहीं 192 तो ज्यादा हो गया, टोटल तो पैर बता रहा है 140 ही। कितने, 140, नहीं नहीं, पूरी की पूरी गाय नहीं, पूरी की पूरी गाय नहीं। तो इन्होंने दिमाग लगाया, ऐसा होता कि 48 के 48 जानवर मुर्गी होती, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2, तो 48 दूनी कितना हुआ, 96, फिर भी पैरों की संख्या बराबर नहीं हो पाई। इसका मतलब ये होगा कि ना तो पूरी की पूरी मुर्गी है और ना तो पूरी की पूरी गाय है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे गाय और मुर्गी दोनों है। अब क्या करें सर, ये बात तो समझ में आ गई, 48 के 48 गाय भी नहीं है, 48 के 48 हमारी मुर्गी भी नहीं है। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करते, बड़े में छोटा घटा लेते हैं। बड़े में छोटा घटाने का मतलब ऐसे घटाते हैं, मतलब बड़े में से छोटा। 192 में से अगर 140 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 52 बचेगा। कितना बचेगा, 52। ठीक है, इसको इसमें से घटाएं तो 140 में से 96 घटेगा, 10 में से अगर 6 जाएगा तो 4 बचेगा सर। ठीक है, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, थोड़ा कट पिट रहा है तो इसको काट सकते हो, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हो। अगर काटना चाहते हो थोड़ा काट लो। कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 से इसको काटोगे अगर तो ये कटेगा 11 बार, और 4 से इसको काटोगे तो हमें कटेगा कितना, 13 चौक 52, 13 बार। टोटल हमारे पास अगर देखा जाए तो एक्स लगा सकते हैं भाई लोग। इसका मतलब ये होगा ये वाली तो गाय की संख्या है और ये मुर्गी की संख्या है, ये गाय की संख्या और ये गाय की मुर्गी की। तो हम चेक करते हैं टोटल जानवर कितने थे, 11 और 13 को टोटल जोड़ेंगे हम तो हमको देखने को मिलेगा भाई लोग 24x, और 24x जानवर नहीं थे, टोटल कितने थे, 48 थे। जितने सिर होते उतने जानवर होते, 24 दूनी 48, तो x का मान 2 आया। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 2 तो हमारे पास ये बन जाएगा 26। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे तो ये 22, मतलब गाय की संख्या 22 है और मुर्गियों की संख्या 26 है। ये भी एक तरीका है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, चलता हूं मैं अगले सवाल पे। अब हमारा होता है टाइप नंबर चेंज हो जाएगा। टाइप नंबर हमारा आ गया, कौन सा नंबर का टाइप है, टाइप नंबर है हमारा 5, जिसमें आप लोगों को हम पढ़ाएंगे विभाजिता के नियम। क्या पढ़ाएंगे, विभाजिता के नियम। चलिए चलिए भाई, तो अब हम जानते हैं वैल्यू किसके बारे में, विभाजिता के नियम। थोड़ा दिल पे हाथ रख के बैठना, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जब आप सीखेंगे तो आप सवाल धुआं धुआं करोगे। ठीक है, जो भी आपके आने वाले एग्जाम है उनमें, और अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनमें, या आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उनमें, थोड़ा मेरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, तब आप सवाल बना पाएंगे। क्योंकि मैं जहाँ तक आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं एक ऑफलाइन ऑनलाइन का मेथड समझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि आपके पास पूरी जानकारी होना चाहिए कि सवाल तक कैसे पहुंचा जाता है और सवाल हम कैसे जल्दी पहचान के उड़ा देते हैं। तो हम यहाँ पहले आप लोगों को पूरा बेसिक बताते हैं, तब हम सवाल को करते हैं। सवाल हमारे लिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारे लिए कॉन्सेप्ट है। सवाल हजारों लाखों बनाए जा सकते हैं। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखा है हमारे पे, इसमें पढ़ेंगे अपन विभाजिता के नियम। ठीक है, इसको मैं साइड से करता हूँ, एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं हम, और ब्लैंक पेज पे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, विभाजिता के नियम समझेंगे हम। चलते हैं भाई लोग किस पे, एक ब्लैंक पेज ले रहे हैं आपके लिए। चलिए चलिए मैं इसी को छोटा कर देता हूँ, इससे क्या हुआ फिर मैं इसको बड़ा कर लूंगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ साइड से। मैं तुम्हें विभाजिता के नियम सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो विभाजिता के नियम क्या होते हैं पहले समझेंगे। क्या विभाजिता का नियम क्या क्या कहते हैं, तो हम जानेंगे किस किस के बारे में, पहले वो समझें। पहले हम जानेंगे भाई लोग, जान कितनी कितनी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। पहले हम जानेंगे 2 के बारे में, फिर जानेंगे हम 3 के बारे में, हम 4 के बारे में, हम 5 के बारे में। ठीक है, हम जानेंगे भाई लोगों 8 के बारे में। ठीक है, हम जानेंगे 9 के बारे में, हम जानेंगे 11 के बारे में। इतने रूल अगर हमको मालूम है तो ये पक्की बात है, मैं कोई अपने हुए बनाए हुए सवाल नहीं करा रहा, जो आपके एग्जामों में आए उन्हीं को करा रहा हूँ।
ठीक है। तो हम इतने रूलों को अगर हम जानते तो हम ये मानते हैं कि आप सारे सवालों को उड़ा पाओगे मेरे कहने पर। आपको इस बात को दिमाग से निकाल देना है कि सर और कुछ आ गया तो क्या होगा। अरे भाई भरोसा तो कर सकते हो, 12-13 साल हो गई पढ़ाते पढ़ाते, इतनी तो जानकारी होगी कि कौन से डिपार्टमेंट में किस लेवल का पेपर बना होगा और कैसे सवाल आए होंगे। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर रहिएगा, उसके लिए तो हम जो आप लोगों को बताएंगे वो सारी जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 का विभाज्यता का नियम। क्या होता है 2 का विभाज्यता का नियम? 2 का विभाज्यता का नियम होता है किसी संख्या के, आप लिख सकते हो, वीडियो को स्लो करके आप लिख सकते हो, किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 हो, किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, या फिर 2 से कटने वाला हो, 2, 4, 6, 8, ठीक है। किसी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक समझते हो, इकाई का अंक, या तो 0 हो, या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, या 8 हो। 10 नहीं, फिर 0 आ जाएगा, 12 मतलब 2 आ जाएगा, 14 मतलब 4 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब अंतिम अंक अगर 0 हो, या फिर 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, वो संख्या आपकी 2 से कटती है। किससे कटती है? 2 से। जैसे मैंने बोला आप लोगों से, मैंने एक नंबर लिखा 25768532 क्या ये संख्या 2 से कटेगी? क्या ये संख्या 2 से कटेगी? तो मैंने बोला मैं पूरे में भाग देके नहीं देखूंगा, मेरे को सर ने बताया कि अंतिम अगर एक अंक 2 से कटता है वो संख्या 2 से कटती है, या अंतिम अंक 0 होता है वो संख्या 2 से कटती है। 2 बातें हम जानते हैं, इसके अलावा हमें 2 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगी। मैंने बोला 25768507, क्या ये कटेगी सर? क्या ये कटेगी 2 से? तो आप बोलोगे सर यस कटेगी, क्योंकि लास्ट में 0 दे रखा है तो वो संख्या 2 से कटेगी। ठीक है सर, मैंने आप लोगों से बोला, आप लोगों से 2,5,2,5,7,6,8,9,7,8 मैंने बोला ये 2 से कटेगी क्या? तो आप बोलोगे यस कटेगी, क्योंकि लास्ट का एक अंक वो 2 से कट रहा है तो वो संख्या 2 से कटेगी। ये 2 के बारे में था, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यस। और कुछ कंडीशन बन सकती है सर, और कुछ याद करने का तरीका, तो मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा कि क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो। कैसे? देखो, जैसे मैंने बोला 2 की पावर 1 अगर हो तो 2 आता है, और 2 की पावर अगर 2 है इसका मतलब 4 आता है, और 2 की पावर 3 हो मतलब हमारे पास 8 आता है, और 2 की पावर 4 हो हमारे पास 16 आता है। ऐसे और भी लिख सकते हैं आप। इसका मतलब ये है कि अगर किसी संख्या का एक अंक अगर वो 2 से कट रहा है तो वो संख्या 2 से कटी मानी जाती है। अगर किसी संख्या का एक अंक, 0 को छोड़ के, 0 भी होता है उसमें शामिल, किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो वो संख्या 2 से कटी मानी जाती है। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो वो संख्या 4 से कटी मानी जाती है। किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर वो 8 से कट रहा है वो संख्या 8 से कटी मानी जाती है। किसी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट रहा है तो वह संख्या 16 से कटी मानी जाती है। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे भी, वैसे आप 2 के बारे में जानिएगा अभी तो हल्के तौर पे, फिर हम आगे चर्चा भी करेंगे आप लोगों के लिए। चलिए आगे क्या जानेंगे? आगे हमने बोला आप सर मुझे बताओ 3 का रूल क्या हो। पहले 4 का जानेंगे। किसका जानेंगे? 4 का। 4 का क्या रूल है? 4 का रूल है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे तो वो संख्या 4 से कटती है। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे तो वो संख्या 4 से कटी मानी जाती है। जैसे मैंने बोला 2,5,7,6,8,7, मुझे बताओ ये संख्या 4 से कटेगी? तो आपको पूरे में 4 का भाग नहीं देना, आपको ये देखना है कि संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आपको ये देखना है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं क्या? नहीं, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी। तो सर, तो मैंने बोला भाई लोगों 2,5,7,9,8,7,8,4,8,6,8, क्या संख्या ये 4 से कटेगी सर? तो मैंने बोला लास्ट में डिवाइड करके देखता हूं सर कट रही है कि नहीं। 2 में तो 4 1 4 2 4 7 28 मतलब 17 बार कट रही है, मतलब ये 4 से कटेगी, ये 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक है, तो 4 का नियम यही निकला, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है सर, इसको हटाते हैं, ये तो 4 की बात थी। और सर बताओ, तो और हम बताने वाले हैं आपको 5 का, फिर बताएंगे 3 का। पहले 5 का जान लेते हैं। 5 का क्या है? तो 5 का भी पहले आप ये समझे, जैसे 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब होता है 5। अगर 5 की पावर 2 है, 5 की पावर कितनी है? 2, इसका मतलब होता है 25। अगर मान लेते 5 की पावर 3 है तो इसका मतलब होता है 125।
अगर यहाँ 5 की पावर में 4 लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है 625। इसका मतलब ये है, जैसे हमने अभी 2 का रूल बनाया था वैसे ये 5 का रूल है। क्या है सर? तो यहाँ पे अगर किसी संख्या का अंतिम एक अंक 5 से कट जाए तो वो संख्या 5 से कटी मानी जाती है। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से कट जाए तो वो संख्या 25 से कटी मानी जाती है। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से कट जाए तो 125 से कटी मानी जाती है। और किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 625 से कट जाए तो वो संख्या 625 से कटी मानी जाती है। ठीक है सर? तो 5 का नियम क्या बन रहा है वो जानिएगा। अभी तो मैं थोड़ा सा आगे का बता दिया आपको। तो 5 का नियम बनता है भाई लोगों, किसी भी संख्या के 5 का नियम क्या है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 5 हो या फिर 5 से कटने वाला हो। 5 हो या 5 से कटने वाला हो। अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक। अगर किसी संख्या का अंतिम एक अंक 5 हो या तो 0 हो या 5 से कटने वाला हो, तो अंतिम अंक 5 से कटने वाला तो 5 ही होगा। तो ये पक्की बात होगा, कोई संख्या 5 से कटती है तो लास्ट में 2 ही कंडीशन बन सकती हैं, या तो अंतिम अंक 0 होगा या तो अंतिम अंक 5 होगा, तभी ये संख्या 5 से कट सकती है, अन्यथा 5 से कटने वाली नहीं है। अंतिम अंक 5 होना चाहिए। अब बोलोगे अंतिम अंक 25 हुआ, वो अंक नहीं है 25, वो संख्या है, वो 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 25 है। अंक का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, चलिए। तो हमने बोला कि अंतिम एक अंक 0 या 5 होगा, वो संख्या 5 से कटेगी। 5 का नियम फ्रेश, जैसे मैंने बोला 2 5 7 6 7 9 5 7, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? मैंने बोला 5 7 6 8 9 3 5, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? 2 5 7 0 5 0 7 0, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? तो लास्ट में 5 लिखा हुआ है तो 5 से कटेगा, लास्ट में 0 लिखा हुआ है ये 5 से कटेगा। तो पक्की बात है ये संख्या 5 से विभाजित है, लेकिन ये 5 से विभाजित नहीं है। अरे ऐसे अनु मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये 5 का नियम था सर। और किसका नियम है? अब जानेंगे हम 3 का नियम। किसका जानेंगे? 3 का। इसमें मैंने आपको 3 जान लिया। हमने कितने जान लिए? 3। देखते रहिएगा और लिखते रहिएगा। पहला रूल आप जान लिए अपन लोग, पहला कर लिया। अपन ने 4 का भी कर लिया, अपन ने 5 का भी कर लिया। अब चलते हम 3 के, इस पे चलते 3 का। 3 का नियम और किसका भाई लोगों? 9 का नियम। 3 का नियम और किसका? 9 का नियम। एक हम 3 का जानेंगे और एक किसका जानेंगे? 9 का। दोनों का रूल सेम निकलता है। क्या है रूल? समझिएगा। किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कटी मानी जाती है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कटी मानी जाती है। ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो हमने एक नंबर लिखा आप लोगों के लिए। 3 से क्या कटने की क्या बात कर रहा है सर? क्या अंक होते हैं? तो मैं कोई नंबर लिखता हूं। मैंने बोला 343। क्या है? 343। क्या ये 3 से कट रहा है? तो मैंने बोला कैसे पता करूं? तो आप इनको जोड़ लो। 4 और 3 7, 7 3 10। क्या भाई लोगों 10 3 से कटता है क्या? क्या 10 3 से कटता है? नहीं कटता। इसका मतलब हुआ कि अंकों का योग अगर 3 से नहीं कटा तो वो संख्या 3 से नहीं कटेगी। सर मैंने लिख लिया आप लोगों के लिए 3 5 और 4। मैंने बोला ये 3 से कट सकती है क्या सर? तो मैंने चेक किया, 5 और 3 8 और 8 और 4 12। आप मुझे बताओ 12 3 से कटता है कि नहीं कटता? बिल्कुल कटता है। इसका मतलब ये 3 से कट जाएगी। तो मैं यही तो कहना चाह रहा था कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कटी मानी जाती है। ठीक है, ये तो 3 की बात थी। ये कंडीशन सर 9 के लिए। किसके लिए? 9 के लिए। जैसे इसमें लगा रहे थे वैसे ही। जैसे हमने बोला कोई नंबर लिखा 27 ही लिखा, तो आपसे पूछा बताओ ये 27 9 से कट जाएगा? तो आप बोलोगे सर 9 से कट रहा है। कैसे? आप 7 और 2 9 जोड़ो तो कितना हो रहा है? 9। मैंने लिखा 3 5 7 1 4। क्या ये 9 से कट रहा है? तो आप क्या करो, इनके अंकों को जोड़ो। 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, टोटल 20 हो रहा है। 20 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ये 3 और 9 का नियम था। सर सवाल कैसे आते हैं? तो इसके ऊपर सवाल जानते हैं, फिर हम चलेंगे सवालों पर। ठीक है, सवाल जानते हैं पहले सवाल कैसे आते हैं। इसमें सवाल जो बनते हैं हमारे पास, वो बनने की संभावना क्या वो देखिए। मैंने कोई नंबर लिखा आप लोगों से, एक लिखा 2, एक लिखा मैंने 5, एक लिखा मैंने क्या 7, और लिखा मैंने स्टार, और क्या बना दिया स्टार, और लिख दिया मैंने यहाँ पे 5। मैंने आप लोगों से पूछा ये नंबर 3 से डिवाइड है, ये नंबर क्या है? 3 से डिवाइड। मान लिया नंबर 3 से डिवाइड है, तो बताओ स्टार का मान क्या है? पहली बात। अब स्टार का मान भी 2 तरीके से पूछा जाता है। आपसे पूछा मुझे स्टार का मान बताओ,
एक शब्द लिख के आएगा न्यूनतम, और एक शब्द लिख के आएगा स्टार का मान अधिकतम बताओ, और एक पूछा जाएगा स्टार के कितने मान है। स्टार के कितने मान है, ये तीन बातें आपकी बनेंगी हर सवाल में, इसको अच्छे से जान के चलना, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है, पहले तो हम जानते हैं कि हम यहाँ पे जो मान रखते हैं वो मान रखने की प्रोसेस क्या है। स्टार की जगह पे हम क्या रखेंगे सर, तो पहले तो आप जान लो स्टार की जगह पे जो रखा जाता है वो डिजिट रखा जाता है, मतलब अंक रखा जाता है, मतलब सिंगल डिजिट रखा जाएगा, डबल का नहीं आता कोई, ओनली सिंगल आता है। क्या आता है, सिंगल। अब सिंगल में भी क्या है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 0 और कितना 1, 1 के बाद हमारे पास कितना है 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये डिजिट होते हैं। इन्हीं डिजिटों की सहायता से हम कोई भी संख्या बताते हैं, तो हम यहाँ से ही रख पाएंगे। अगर हमसे पूछा है कि न्यूनतम बताओ, क्या बताओ न्यूनतम, तब तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, हम 0 रखेंगे, अगर 0 से उत्तर नहीं आया तो 1 रखेंगे, 1 से नहीं आया तो 2 रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे, जहां जिससे आ जाएगा वो आपका न्यूनतम कहलाएगा। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा कि अधिकतम बताओ, क्या बताओ अधिकतम, तो आप पीछे से रखोगे, पहले आप 9 रखोगे, अगर 9 से नहीं आए तो 8 रखोगे, 8 से नहीं आए तो 7 रखोगे, 7 से नहीं आए तो 6, ऐसे रखते चले आएंगे, अगर जिससे आ जाएगा वही आपका अधिकतम मान कहलाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछना है स्टार के कितने मान है, स्टार के कितने मान है, तो आपको क्या करना है, 0 से लेकर 9 तक आपको रख के देखना है, जिन जिन नंबरों से, जिन जिन डिजिटों से उत्तर आएगा उतनी आप लोगों की संख्याएं वो कहलाएंगी, उतनी आप लोगों की वो अंक कहलाएंगे, उतनी स्टार के मान कहलाएंगे। ठीक है, एक एक करके चलते हैं, सबका जवाब देते हैं। क्या सवाल लिखा हुआ है, 257 स्टार 5 डिवाइड बाई 3, स्टार का कम से कम मान बताओ, कम से कम, कम से कम, ठीक है, या न्यूनतम बोल देगा। ठीक है, स्टार का मान बताओ, तो मैंने बोला हम पहले इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कितना हो रहा है 5 और 2 7, 7 7 14, और 14 और 5 कितना हो गया हमारे पास 19। चलो ठीक है, 19 प्लस स्टार, स्टार को मैं x मान लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो 19 प्लस x बटे में 3, बटे में क्या 3, मुझे न्यूनतम मान चाहिए, क्या चाहिए न्यूनतम, न्यूनतम मैंने क्या बोला यहां से रखते हैं, अधिकतम बोला है तो पीछे से लगते हैं, और सभी पूछे तो सब रखें, तो हम न्यूनतम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम 0 रखें, क्या रखेंगे 0। मुझे बताओ 19 में अगर हम 0 जोड़ते हैं, 19 में 0 जोड़ते हैं तो 19 बनेगा, क्या मुझे बताओ 19 3 से कटता है, नहीं, मतलब 0 उत्तर नहीं है इसका। ठीक है, फिर हम 1 रखते हैं यहाँ पे, क्या रखेंगे भाई लोग 1, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, क्या रखेंगे 1, तो 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 20 3 से कटता है क्या, नहीं, मतलब 1 भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई लोगों, हम यहाँ रखते हैं भाई लोगों कितना 2, क्या रखते हैं 2, 19 और 2 कितना होता है भाई लोग, तो आप बोलोगे 19 और 2 हमारे पास सर होता है कितना, 19 और 2 होता है हमारे पास कितना 21, क्या सर 21 3 से कट जाता है, यस 21 3 से कट जाता है। तो ये 21 बना किसकी वजह से, मतलब स्टार, मतलब एक्स की जगह पे या स्टार की जगह पे आपने 2 रखा, तो कम से कम जो मान होगा वो क्या होगा 2 होगा, जो इस सवाल का उत्तर बता पा रहा होगा, जरूरी हमेशा 2 ही आएगा, डिपेंड करेगा सवाल कैसा पूछा गया, उस हिसाब से हम सवाल का जवाब देंगे। तो यहाँ पे ये बना हमारे पास 2 न्यूनतम मान हो सकता है, पहला उत्तर आ गया हमारे पास 2 इस सवाल का। ठीक है, आगे सर हमने दूसरा सवाल पूछा था आप लोगों से, क्या कि मुझे अधिकतम बताओ, क्या बताओ अधिकतम, जोड़ने की प्रोसेस यही रहेगी, 19 प्लस एक्स मतलब 19 प्लस स्टार ये, और बटे में 3 लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा बोलो अधिकतम बताओ, तो अधिकतम बताओ, तो पहले तो आप 9 रखोगे, क्या रखोगे 9, क्या लिखोगे आप लोग 9, पहले आप 9 रखोगे, तो आप देखोगे 19 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 9 जोड़ोगे तो आपका 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, क्या 3 के पारे में 28 आता है क्या, मतलब 28 3 से नहीं कटेगा, 19 और 9 कितना हो गया 28, 28 3 से नहीं कटता है, मतलब 9 उत्तर नहीं है इसका अधिकतम वाले का। ठीक है, तो क्या रखें सर फिर यहाँ पे, मैंने बोला 8 रखे, देख लो, अगर मैंने यहाँ पे 8 रखा तो मुझे बताओ 19 और 8 कितना होता है 27, भाई लोगों 27 3 से कट जाता है, 27 3 से कट जाता है, तो हमारा उत्तर जो अधिकतम वाला कहलाएगा वो क्या कहलाएगा भाई लोगों, यहाँ पे 8 कहलाएगा, क्या कहलाएगा 8। अरे ऐसे अनु, ठीक है सर, मजा आ गया, ये भी बात समझ गए, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूं, 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात निकल के आ रही है सर हमारे पास, क्या कि मुझे बताओ स्टार के मान कितने होंगे, स्टार के मान कितने संभव हो सकते हैं कि हम ये 3 से काटने पर पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो मैंने बोला हमारा जो सवाल बना वो बना 19 प्लस एक्स बटे में कितना बना हमारे पास 3, पहला हमने 0 रखा, 0 भाई लोगों को नहीं कटता है, पहले हमने क्या रखा यहाँ पे 0 रखा, क्या रखा हमने 0,
हमने जीरो रखा है यहाँ पे, जीरो रखने 19 में जीरो जोड़ेंगे तो 19 होगा, 3 से नहीं घटेगा, आउट। ये तो गलत हो गया सर। फिर हमने रखा एक, क्या रखा, एक रखा तो 20 हो गया, 20 भी 3 से नहीं कटता, हटो। फिर हमने रखा भाई लोगों 2, कितना रखा, 2 रखा तो 1900 तो 21 होता, 3 से कट जाता, ये वाला सही है। फिर हमने रखा भाई लोगों सर कितना, 3, 1903 22 होता, 22 3 से नहीं कटता, मतलब ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। फिर हमने क्या रखा सर, तो मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा सवाल को, सवाल आप समझ गए होंगे, खत्म पे चल रहा है। मैंने बोला अगर मैं 4 रख के देखता हूँ, क्या रखता हूँ, 4, अगर मैं 4 रखूंगा तो 1904 कितना होता है, तो आप कहोगे 23, 23 3 से नहीं कटता, मतलब ये भी गलत है। अब मैं रखता हूं सर 5, 1905 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 24, 1905 कितना होता है, 24, इसका मतलब होगा 24 कटता है 3 से, तो ये वाला मान हो सकता है। इसके बाद हम रखेंगे भाई लोगों कितना, 6, कितना रखेंगे, 6, इतना 6 रखेंगे तो 1906 कितना होता है, तो आप कहोगे 25, 25 3 के बारे में नहीं आता, ये भी गलत है। इसके बाद हम रखेंगे 7, कितना रखेंगे, 7, 1907 26 होता है, 26 भी 3 के पाड़े में नहीं आता। इसके बाद हम रखेंगे भाई लोगों कितना, 8, वो 8 अगर हम रखेंगे तो भाई लोग हमारे पास बनेगा 19 + 8 करोगे तो पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास कितनी, समझिए 27, अगर 19 में 8 जोड़ोगे 27 होगा, तो ये भी इसका उत्तर हो सकता है। अगर हम 9 रखते हैं तो 19 और 9 कितना होता है, 28, तो ये भी वाला नहीं होगा। तो हमें इसमें जो मान देखने को मिले, 1 मिला, 2 मिला और कितना मिला, 3 मिला, कितना मिला, 3, मतलब पॉसिबिलिटी जो बन सकती है वो 3 मानों की बन सकती है। कितने मानों की बन सकती है, 3। तो इसमें कितने मान हो सकते हैं, इसमें 3 मान हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर आप 3 का कोई भी नियम लगाते हो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ आ जाता 16 + x आ जाता, 17 + x आ जाता, बटे में 3 रखते, तो भी हम चेक करके बता सकते थे कि कितने मान होंगे। तो ये 3 सवाल बन सकते हैं कि अधिकतम कितना हो सकता है और न्यूनतम कितना हो सकता है। ठीक है, चलते हम आगे। यही कहानी हमारी किसके लिए थी, ये 3 के लिए थी। ऐसी ही कहानी हमारे पास किसकी आती है, 9 की आती है। सेम कंडीशन बनती है, जैसा 3 का रूल है वैसा 9 का रूल है। ठीक है, तो हमने क्या क्या जान लिया वो हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है सर, यहाँ पे हमने 2 का भी जान लिया सर, हमने 3 का भी जान लिया, हमने 4 का भी जान लिया, हमने 5 का भी जान लिया, फिर आपने 9 का भी बता दिया। अब बचा है सिर्फ 8 का और काय का, 11 का। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये 2 बचे हुए, कौन से बचे हैं, 2। इन दोनों को भी जानेंगे और हम चलेंगे सवालों की ओर, और बड़े आसान तरीके से हम सवालों को बना रहे होंगे। कमी सिर्फ पढ़ने में आपको इतनी भी है, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली क्लास है जिन्हें मैथ समझ में नहीं आता है। लेकिन अब मैं कहता हूं धैर्य से आप पढ़िएगा और सारी क्लासों से देखिएगा, एक एक करके मैं इतना सारा आप लोगों को बताता जाऊंगा कि मैथ बिल्कुल आसान आपके सामने पेश हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से, ना कुछ घुमा के ना फिरा के, बिल्कुल सीधी भाषा में। चलिए अब जानते हैं हम 8 का नियम, इसका जानते हैं 8 का नियम। अगर हम 8 के नियम की बात करें, क्या है 8 का नियम, 8 का नियम क्या है सर, 8 का नियम है, मैंने अभी बताया कि 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 8, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो वो संख्या 8 से कटी मानी जाती है। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो वो संख्या 8 से कटी मानी जाती है। ठीक है, जैसे सर, जैसे पॉसिबिलिटी इसमें जो बनने की वो ये है, समझो मैंने बोला कोई नंबर लिखा 2 5 7 6 8 3 5 7, मैंने बोला बताओ ये 8 से कटेगा क्या, क्या जी 8 से विभाजित है क्या, 8 से डिविजिबल है क्या। तो आप बोलोगे सर कैसे, मैं 8 का पूरे में तो भाग दूंगा नहीं। तो मैंने बोला जब भी 8 शब्द आता है तो आप ये जान लीजिए कि आपको क्या करना है कि आपको लास्ट के 3 डिजिट देखना है, कितने, 3। अगर हम 3 डिजिटों को देखते हैं तो हमारे पास है 357, और 357 में हम काटेंगे तो 8 चौक 32, हमारे पास 3 बचा 37, 8 के बारे में 37 नहीं आता, मतलब ये 8, ये 357 नहीं कट रहा है 8 से, इसका मतलब ये संख्या पूरी 8 से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब ये 8 से नहीं कटी। तो सर 8 से कटने का क्या तरीका है, तो देखो मैंने बोला कोई नंबर लिखता हूं 2 5 7 4 8 8 4, मैंने बोला ये 8 से कट रहा है क्या, तो मैंने बोला 8 छिंग 48, पूरा कट गया, नहीं कटा, मतलब ये भी 8 से नहीं कट रहा है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, वही 8 से कटेगा, 2 4 6 8 4 8, मैंने बोला ये 8 से कट रहा है क्या, तो लास्ट के 3 डिजिट अगर आप देखोगे तो ये 8 से कट रहे हैं,
इसलिए कह सकते हैं ये संख्या 8 से कटेगी। ठीक है, तो 8 की कहानी समझ में आई। सवाल कैसे पूछे जाते हैं सर? सवाल इसी के ऊपर तो आते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हम आपसे पूछेंगे 24 से कौन सी कटेगी संख्या, किससे कटेगी? 24 से। तो आप 24 के फैक्टर करना, फैक्टर करने का मतलब है कि इसको 8 लिखना और फिर लिखना 3, मतलब पहले 8 का रूल लगाएंगे फिर 3 का लगाएंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी मिल जाए 88, क्या मिल जाए? 88, 88 का मतलब है पहले 8 लिखो, जो बचा इधर लिखो, मतलब 8 का और 11 का मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मिल जाए 72, कितना मिल जाए? 72। अगर 72 मिल रहा है, इसका मतलब 8 नाम 72, मतलब हम पहले 8 का लगाएंगे फिर 9 का लगाएंगे। तो ऐसी कुछ जानकारी हमें देखने को मिलने वाली है, तो आप तैयार रहिएगा। वो 8 के क्या क्या सवाल बनते हैं वो देखिएगा। पहले तो हमें 8 के जो सवाल देखने को मिलने वाले हैं वो भाई लोगों किसके बारे में? 11 का रूल क्या होता है, 11 के रूल के बारे में जानते हैं। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम क्या बोलता है वो समझें। अगर हम किताब की भाषा में बोलें कि 11 का नियम कैसे पॉसिबल होता है, कैसे बता पाते हैं, तो 11 का नियम की पहले किताब की भाषा सुन लीजिएगा, फिर हम सवाल में अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। 11 का नियम कहता है किसी भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान, किसी भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, किसी भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए, वो संख्या 11 से कटी मानी जाती है। किसी भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए, वो संख्या आपकी 11 से कटी मानी जाती है। सर समझ में नहीं आया, क्या कह दिया? इसलिए बोर्ड पर चलने की बात है, समझो। मैंने कोई नंबर लिखा, आप लोगों से 2 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा और 7 लिखा। मैंने पूछा ये 11 से कटेगा क्या? मैंने बोला ये 11 से कटेगा क्या? तो मैंने अभी आपसे बोला उस बात को गोली मारिएगा, जो मैं बता रहा हूं उस पर फॉलो करिएगा। देखिए आपको क्या करना है, एक संख्या छोड़ के जोड़ना है। जोड़ो, ऐसे जोड़ लोगे, ठीक है। आगे तो जा नहीं रहा, नहीं जोड़ो। 7 2 9, 9 8 17, ठीक है। इसको भी जोड़ो, 6 5 11 और 11 7 18, कितना? 18। अगर आप इसका अंतर करोगे तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। मतलब ये संख्या 11 से नहीं घटी। सर आपने कैसे बता दी? या तो इनके बीच का अंतर 0 बचे या फिर 11 से कटने वाला बचे। क्या बचे? 11 से कटने वाला। हो सकता है 11 बच जाए, 22 बच जाए, 33 बच जाए, 44 बच जाए। या तो 11 से कटने वाला अंतर बचना चाहिए या फिर 0 बचना चाहिए, वही संख्या 11 से कटेगी। सर कैसे? देखिएगा, जैसे मैंने बोला आप लोगों से, जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे बताओ आप लोग 13 31, क्या सर ये 11 से कट जाता है? तो आप बोलोगे सर मैं 11 से काट के देखता हूँ। 11 से अगर मैंने काटा तो रूल बताया कि एक संख्या छोड़ के जोड़ो। ये हमारे पास कितने हो गए? 3 और 1 4। सर ये भी कितना हो गया? 3 और 1 4। अगर आप दोनों का अंतर करोगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। और मैं यही तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाला आ जाए तो वो संख्या आपकी 11 से कटी मानी जाती है। या आप ऐसा जान लीजिए 11 के नियम में हम एक छोड़ के जोड़ते हैं। जयराम जी की। चलिए हमने देखा कि सवाल को हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या सवाल बन सकता है। जैसे हमने एक सवाल लिखा 2 5 7 स्टार, स्टार की जगह XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं X लिख लेता हूं, चलो, या मैं P लिख लेता हूं, P और 5 और 3, तो ये 11 से विभाज्य, कितने से विभाज्य? 11 से। P का मान बताओ, क्या बताओ? P का मान, P का मान बताओ 11 से विभाज्य। पहले तो एक बात मुझे बताओ, P का मान बताओ 11 से विभाज्य। अगर हम किसी संख्या में, जैसे हमारे पास ये 5 है, क्या है भाई लोगों? 5, और 5 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, तो हमारे पास कितना है? 1। मतलब ये हमारे पास जो शेषफल आता है ये कभी भी भाजक से बड़ा आ सकता है क्या? मतलब जिससे भाग दिया है उससे बड़ा कभी शेषफल आ सकता है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं आएगा। तो ऐसे ही हम आप लोगों से ये बात बोल रहे हैं, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको यहाँ पे कुछ मान निकालने को बोला जा रहा है और कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि 11 से बड़े आ जाए, मान लेते P का मान 11 से बड़ा हो जाए, तो कभी नहीं होगा। कैसे हो सकता है 11 से बड़ा? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो आते हैं वो डिजिट आते हैं, क्या आते हैं? डिजिट, और डिजिट तो हमेशा सिंगल में होते हैं, तो 11 तो डबल अपने आप में खुद ही है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो मान आएगा वो 11 से बड़ा कभी आएगा ही नहीं, ना 11 आएगा, मतलब सिंगल आएगा, मतलब 10 से भी कम आएगा। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर सर बड़ा आ गया तो बड़ा आ गया तो उसको छोटा बना लेंगे। कैसे? समझिए। तो पहले तो अपना रूल लगाते हैं। अपन रूल क्या है समझो। मान लेते हैं हमें P का मान निकालना है। किसका निकालना है? P का। P का मान अगर अपन को निकालना तो एक संख्या छोड़ के हम जोड़ेंगे, तो ये कितना हो रहा है? 7 2 9, 9 5 14, ठीक है सर।
फिर बराबर लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, बराबर, सरल बनाने के लिए बराबर। हमारे पास इसको जोड़ेंगे हम, इसको और आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, और 8 प्लस पी, क्योंकि पी इसमें जुड़ नहीं पाएगा तो 8 प्लस पी। ठीक है सर, मैं क्या करता हूँ 8 को इधर भेज देता हूँ। इधर अगर 8 को भेजोगे तो आपको पी का मान जो देखने को मिलेगा वो 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6। मतलब पी का जो मान रहा होगा पहले वो 6 रहा होगा। अगर आप यहाँ पे 6 रखते हैं तो इस संख्या 11 से कट जाएगी। सर काट के दिखाओ। चलो मैं काट के दिखाता हूँ। मैंने काटा पहले को, 11 दूनी 22, कितना बच गया, 3 बच गया, 37 हो गया। 11 तिया 33, कितना बचा, 4 बचा, 46 हो गया। 11 चौक 44, 2 बचा, 25 हो गया। और 11 दूनी 22, 3 बचा, और 11 तिया 33, कंप्लीटली कट गया, मतलब 6 सही उत्तर है। और देखो 11 से भी छोटा है, 11 से भी छोटा है, प्लस का भी है। ठीक है, इसका उत्तर जो आएगा वो 6 आएगा। इस तरीके से हम 11 का मान पता कर लेते हैं कि हम कैसे लगा पाएंगे रूल। तो इतने सारे जो मान थे हमने सारे करा दिए, इन्हीं से सारे सवाल बनते हैं। अब चलेंगे हम सवाल की ओर, जो हम सवाल की आप लोगों को चर्चा कर रहे थे। इतना आसान नहीं होता इतने सरल तरीके से सिखाना, उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, तब आप लोगों तक डाटा पहुंचा पाते हैं। फिर भी अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं या फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं अपनी गलती नहीं, मैं आपकी गलती मानूंगा, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से डाटा को डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन आप उसका सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आप कमेंट भी नहीं करते हैं। कमेंट करके कम से कम हमारा हौसला बुलंद तो कर सकते हो कि सर बढ़िया पढ़ा रहे हो और हमें समझ में आ रहा है। चले क्या, चलते हैं। तो हम जानते हैं सवाल के बारे में, जो आपका सवाल था पहला। अब खटखट हमारे सवाल के जवाब देने पड़ेंगे आपको, जो आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, चलते हैं। चलिए भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चनों को बेसिक हमने पढ़ लिया है पूरा, कि हम कौन कौन से विभाज्यता के नियम लगाएंगे। हमने आपको 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 8 का बता दिया, 11 का बता दिया। तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने बेसिक के लगभग कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हम सवालों को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पहला 87 है। कौन सा है, 87। तो हम 87 को पहले कवर करेंगे। चलिए, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले समझे। क्वेश्चन लिखा गया 2 और 4 दोनों से विभाजित 2 अंकीय अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 4 दोनों से कटती हैं। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सवाल कुछ नया सा है, तो हम इसका पहले बेसिक जान लेते हैं पूरा क्या है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, तो मैंने देखा कि वो कह रहा है कि 2 और 4 से कटने वाली संख्या बताओ। 2 और 4 से कटने का मतलब ये है कि 2 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे भाई लोग, एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4। अब एलसीएम आपको अच्छी पता होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि जो संख्या 4 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी। जो संख्या 4 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना है, 4। ठीक है सर, तो इससे पहले हम कुछ सवालों के बारे में जानते हैं, वो समझेंगे आप। जैसे मैंने एक सवाल दिया आप लोगों के लिए, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैंने ये संख्या लिखी। मैंने आप लोगों से बताया इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से कट रही हो, 2 और 3 दोनों से कट रही हो। तो आपने बोला एक ही संख्या है सर 6, जो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। मतलब इसके एलसीएम से, इसके किसके एलसीएम से 2 और 3 के एलसीएम लोगे तो आप 6 आएगा। मतलब एक संख्या है यहाँ पे। ठीक है सर, मैंने आपसे बोला 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही मैंने आपको 20 तक दे दिया। मुझे बताओ 1 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं जो 2, 3 दोनों से कट रही हो, मतलब 6 से कट रही हो। कितने से कट रही हो, 6 से। तो आप बोलोगे सर एक तो मुझे यहाँ 6 मिल जाएगा, और एक यहाँ 12 मिल जाएगा, और एक मुझे 18 मिलेगा बीच में, जो 2 और 3 दोनों से कट रहा होगा। तो 1, 2 और कितनी संख्या मिली मुझे, 3। ठीक है सर, वायद में ऐसा आ जाए तो सर 1 से लेकर आपको बताना है 100 के बीच में कितनी संख्याएं जो 2, 3 दोनों से कट रही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि नंबर कोई भी हो सकता है, 2, 3, 5 हो सकता है। आप तो उसका एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना, एलसीएम। जैसे हमने इसका एलसीएम लिया तो 6 आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 100 तक थोड़ी लिखेंगे। तो हमें यहाँ जानना पड़ेगी टेक्निक, मतलब क्या टेक्निक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्निक यहाँ पे निकलेगी क्या, कि हमें सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना है, 6। तो हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट के साथ खेल खेलना है। अगर हम यहाँ 6 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ 0, मतलब भाग नहीं गया। लगभग यहाँ 6 का भाग चला जाएगा कितनी बार, एक बार। शेषफल को गोली मारो। आप मुझे बताओ एक, ठीक है, 1 और 0 के बीच में कितने का अंतर है। तो आप कहोगे 1 और 0 के बीच में 1 का अंतर है। मेरा कहने का मतलब है कि आप पहली संख्या में डिवाइड कर लो और लास्ट वाली संख्या में डिवाइड कर लो। रिमाइंडर को गोली मारिएगा। जितना आप डिवाइड कर लेंगे उनके आपस में क्या लेना है, आपको अंतर लेना है। जो अंतर आएगा वही आप लोगों का उत्तर कहलाएगा। सर इसको कैसे करेंगे, एलसीएम 6 आया था, फर्स्ट हमारी संख्या कितनी है, 1 है, और लास्ट हमारी क्या है, 20 है।
अगर हम 6 का भाग 1 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो मैंने 0 मान लिया। इसमें भाग देंगे तो कितनी बार गया, तो 3 बार गया लगभग। आप देखोगे 0 और 3 का अगर आप अंतर लेते हो तो आपको जो देखने को मिलेगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है सर। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। 6 को क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड करेंगे, और 6 का ही डिवाइड हम यहाँ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 0, और यहाँ डिवाइड करेंगे अगर हम, तो हमको मिलेगा यहाँ 16। आप डिवाइड कर लेना 16 6 96, मतलब हमें रिमाइंडर नहीं लेना है, जितनी बार भाग जा रहा है उतना लेना है। अब मुझे बताओ 0 और 16 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर 16 का अंतर है। तो 1 से लेकर 100 तक ऐसी संख्या होंगी 16 जो 2 और 3 दोनों से कट रही होंगी, जैसे 6 12 18 24, ऐसे करते करते हम 100 तक जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगी टोटल 16 संख्या। ठीक है, चलिए और कुछ सर, बिल्कुल और समझिए, और समझिए। सवाल बड़ी बात नहीं है, मैंने क्या बोला आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं एक सवाल के ऊपर लगभग आपको 10 सवाल कराता हूं, ये नहीं कह सकते कि सर आप वही वाला एक ही सवाल करा के छोड़ रहे हो। चलिए, अब सवाल ऐसा भी आ सकता है 10 11 12, ऐसे ही डॉट डॉट आप लोगों को देख सकता है वो। मैंने दे दिया आप लोगों के लिए 100, क्या दे दिया 100, या कुछ और लिख देता हूं, मैंने लिख दिया यहाँ पे 230। मुझे बताओ ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3 दोनों से कट रही है, कहां से, 100 से लेकर 10 से लेकर 230 तक। तो आपने बोला 2 और 3 का सर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। जरूरी नहीं हर बार 2 3 ही आएगा, जैसा डिपेंड करेगा सवाल वैसा हम कर लेंगे। तो हमने 6 लिया, तो हमने यहाँ पे 6 का भाग दिया पहली संख्या में, तो लगभग एक बार गया। यहाँ पे भी 6 का भाग दिया, तो देते हैं भाई लोग 6 3 18, कितना बच गया हमारे पास, तो हमारे पास बच गया 5, 50 हो गया। ठीक है, और 6 से और काट लेंगे हम, 6 8 48, ठीक है, लगभग 38 बार कट गया। तो दोनों के बीच अगर आप अंतर देखोगे, 38 और 1 का बीच में अंतर जो होगा वो कितने का होगा, 37 का। मतलब इसमें जो संख्याएं होंगी जो 2 और 3 से कटने वाली होंगी वो टोटल आपकी 37 हो। ऐसे अनु, अब चलते हैं हम अपने सवाल पे, जैसा कि हम सवाल पूछ रहे थे आपसे। अब तो आप ही बता सकते हैं कि सर इस सवाल को तो अब मैं उड़ाऊंगा, मैं करूंगा इस सवाल को। क्या करेंगे हम, 2 और 3 का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे भाई लोगों, 2 और 4, कितना है सवाल हमारे, 2 और 4, 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम देखने को मिलेगा भाई लोगों कितना, 4। ठीक है, संख्या कितनी बोली है, 2 अंकीय अंकों की। 2 अंकों की अगर देखोगे आप तो 2 अंकों की शुरुआत 10 से होती है, अरे ऐसे नो, और ये शुरुआत कहाँ, लास्ट कहाँ तक जाती है, तो आप कहोगे सर ये 99 तक जाती है, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या और ये भी 2 अंकों की संख्या है। आपने इसका एलसीएम लिया तो 4 लिया, आपने बताया था कि आप स्टार्टिंग में डिवाइड कर लिया करो, लगभग 2 बार जा रहा है, आप लास्ट में डिवाइड कर लिया करो। डिवाइड करो, 4 चौक 16, 3 बचा 39 हो गया, 4 नाम 36, कितना हो गया हमारे पास, 4 नाम 36, है ना। और कुछ कट सकता है हमारे पास, यहाँ पे क्या कर दिया, 4 दूनी 8, रिमाइंडर उठाओ, 4 दूनी 8, अच्छे ज्यादा काट दिया मैंने बोला कि यहाँ पे 2 4 का भाग दोगे 99 में आप, तो 4 दूनी 8, कितना बच गया हमारे पास, 1 19 हो गया, और ये जाएगा 4 चौक 16। तो आपने देखा जी हमारे पास कितना गया, लगभग 24 बार गया, 24 चौक 96 होता है। आप इन दोनों के बीच अगर आप अंतर देखोगे तो कितने का अंतर आ रहा है, तो आप कहोगे अंतर आ रहा है सर 22 का। तो मैंने आपको यही तो सिखाया था, मैंने आपको यही तो सिखाया था कि आप कैसे पता कर सकते हैं कितनी संख्याएं ऐसी जो इतने इतने नंबर से डिवाइड हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 88, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो वो संख्या 8 से कटी मानी जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें, पहली संख्या को देख लेते हैं हम 8 से काट के, 8 8 3 24, कितना बच गया हमारे पास, 7 बच गया, और 8 नाम 72, पहली वाली संख्या कट गई है। और यही हमसे पूछा था कि निम्न में से कौन सी संख्या जो 8 से विभाज्य है। लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाए तो वो संख्या 8 से कटी मानी जाती है। अगर आप इस लास्ट वाले इसमें 3 में डिवाइड करके देखते हो तो ये नहीं कटेगा, देखो कैसे, 8 3 24, 7 बचा 76 नहीं आता है, गलत है। अगर यहाँ पे देखोगे 8 3 24, 8 3 24, 7 बचा 78 नहीं आता है। अगर हम इसमें देखेंगे भाई लोग 8 3 24, 7 बचा 74, 8 के बारे में नहीं आता है। तो एक ही ऑप्शन था हमारा ए ऑप्शन, जो बिल्कुल करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्या 89, निम्नलिखित में से कौन सा 4 और 8 दोनों से डिवाइड है। मैंने आप लोगों को बताया 4 और 8 दोनों से डिवाइड है, मतलब इसका एलसीएम जो आया इसका मतलब 8 आया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो संख्या 8 से कटेगी तो वो 4 से जरूर कटेगी। कहने का मतलब 8 4 है, वो 8 का ही फैक्टर है। तो हम बड़े फैक्टर को लेते हैं, ना कि छोटे फैक्टर को लेते हैं, क्योंकि अगर बड़े फैक्टर से अगर डिवाइड हो रही है तो ये पक्की बात है कि वो कहीं ना कहीं छोटे फैक्टर से भी डिवाइड हो रही होगी। तो हम 4 और 8 से कटने का रूल ये है कि लास्ट 4 और 8 का रूल ये है कि जो संख्या 8 से कटेगी वो 4 से भी कटेगी। और 8 का रूल था कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो वो संख्या 8 से कटी मानी जाती है। और 4 का रूल था कि अंतिम 2 संख्या या अंतिम 2 अंक
4 से कट जाए तो वो संख्या आप लोगों की 4 से कटी मानी जाती है। हम 4 का लगा सकते हैं, 8 का लगाते हैं, चलो हम सर 4 का लगा लेते हैं। अगर हम 4 का लगाएं तो लास्ट के 2 डिजिट नहीं कट रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट नहीं कट रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट नहीं कट रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं। कौन से वाले? 24, 4 से कट जाता है और ये 8 से भी कट रहा है। देखो, तो आपकी इच्छा है जिससे भी काटना चाहे, वैसे आपको 8 से काटना चाहिए। जो नंबर 4 से कट जाएगा वो जरूरी नहीं 8 से कटेगा, जो नंबर 4 से कट जाएगा वो जरूरी नहीं 8 से कटेगा, लेकिन जो 8 से कटेगा वो 4 से जरूर कटेगा। चलें क्या आगे? यस, जैसे मैंने बोला कि चलो हमारे पास उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन है हमारा 90। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2,3,5 से विभाज्य? 2,3,5 से विभाज्य। 2 के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, क्या था? क्या लास्ट में 0 मिल सकता है, या 2 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 8 मिल सकता है। सर 5 के लिए क्या बताया था? 5 के लिए बताया था लास्ट में 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। 3 के लिए सर क्या बताया था? 3 में बताया था कि अंकों का योग अगर 3 से घट जाए तो वो संख्या 3 से कटी मानी जाती है। अगर हम पहले वाले ऑप्शन पे जाए तो 0 और 0 है वो 5 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। ये 2 5 से कट रही है, ये सर नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि लास्ट में क्या नहीं है सर? 2 नहीं है। क्या नहीं है? 2 से कटने वाली संख्या भी तो होना चाहिए। 5 से तो ये कट रही है, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में या तो 0 हो या 2 4 6 8 हो तो कटेगी। ये भी गलत है। सी भी गलत हो गया सर। क्यों? क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा, ना तो लास्ट में 0 है ना तो लास्ट में डिजिट है। अब 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से जो कट जाएगा वो हमारा उत्तर कहलाएगा। चलो हम पहले को लेते हैं। ये 5 से तो कट ही रहा होगा क्योंकि 0 है, ये 2 से भी कट रहा होगा क्योंकि 0 है। ठीक है, अब बचा सिर्फ काय का? 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कटी मानी जाती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 का योग जोड़ेंगे हम, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 में 0 जोड़ोगे तो 9, और 9 3 से कटता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ये गलत है। ये गलत क्यों? देख लीजिएगा, 2 का नियम तो इसमें लग ही रहा था, 5 का भी लग रहा था, तो ये हो रहा है 2 और 2 4, 4 और 4 4 8, 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 ही आएगा, इसलिए ये गलत है क्योंकि 8 3 से नहीं कटता है। ये हमारा इसका उत्तर था, ए ऑप्शन। चलते हैं हम अगले सवाल पे। नियम आप जरूर देख लेना, स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। चलिए, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? इस नहीं पे थोड़ा देख के चलना पेपर में, नहीं तो फंस जाओगे। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो वो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो चेक कर लेते हैं हम क्या हो रहा है हमारे पास। 7 7 14, 14 और 8 हमारे पास हो गया 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27। ये तो कट रही है भाई लोग, ये तो कट रही है 9 से। वो कह रहा है कौन सी नहीं कटेगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 4 13, 13 1 14, 14 और 4 18, ये भी भाई लोगों 9 से कट रही है। अगर हम इसको देखें 5 4 9, 9 3 12, 12 9 21, 21 भाई लोगों 9 से नहीं कटता, 21 9 से नहीं कटता। अगर हम यहाँ से देखें तो कितना हो रहा है? 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 और 3 18, ये भी भाई लोगों 9 से कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 9 से नहीं कटेगा, जो है हमारा सी। अरे ऐसे नो। चलते हम आगे। आगे लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य? 9 और 11 दोनों से विभाज्य। तो हम चेक कर लेते हैं कि 9 से कौन सी कट रही है और 11 से कौन सी कट रही है। 9 और 11 का मतलब क्या है? तो 9 से भी कटना चाहिए और 11 से। ऐसा नहीं कि 9 से कटेगी तो आपका उत्तर हो जाएगा, पर वो 11 से भी कटना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम पहले 9 से अगर चेक कर लेते तो 9 से अगर देखें तो ये कितना हो रहा है? 3 और 3 6, 4 10, 10 5 15, ये 15 भाई लोगों 9 से नहीं कटता। 3 3 6 4 10, 10 5 15, 15 9 से नहीं कटता, ये नहीं कटेगी 11 और 9 से। ठीक है, इसको देखो 7 और 2 9, 9 7 16 और 16 2 18, 1 19, 19 8 27, ये भाई लोगों 9 से कट जाएगा। अगर ये देखो तो कितना हो रहा है? 9 9 1 10, 10 और 9 19, 19 9 28, 28 और 8, 28 और 8 36, ये 9 से कट जाएगा। अगर इसको देखो 10 7 18, ये भी आप लोगों का 9 से कट जाएगा। अब यहाँ पे लगता है 11 का रूल, क्या लगेगा? 11 का रूल। अगर 11 से कोई संख्या कट जाएगी तो वो आपकी कटी मानी जाएगी। बी को चेक कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या लिखा है? 2 7 2 7 7 2 2 7 7 2 1 8। 11 का नियम कहता है कि एक संख्या छोड़ के हम जोड़ते हैं, उन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाला आ जाए, तो वो संख्या 11 से कटी मानी जाती है। ये मैंने बी को लिया है, पहला वाला गलत हो गया था इसलिए छोड़ दिया। इसको जोड़ते हैं 7 2 9, 9 और 1 10। ठीक है सर, 7 2 9 और 9 8 17। हमने देखा कि दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो 7 आ रहा है। ये बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि मैंने बताया था या तो यहाँ 11 से कटने वाले बचे, जैसे 11 बच जाए, 22 बच जाए, 33 बच जाए तो 11 से कटेगा, या फिर यहाँ पे अंतर 0 बच जाए तो हो सकता था। ये वाला तो गलत हो गया, तो मैं इसको हटा रहा हूं। अगला ऑप्शन ले लेते हैं हम सी। क्या लेते हैं? सी। सी को हम चेक करते हैं अगर, तो सी में लिखा हुआ है 1 8 1 9 9
8। तो हमने देखो इसको जोड़ा तो हमारे पास कितना आया, 1 और 1 2, 9 2 11। ठीक है, ये अगर हम देखें तो 8 9 17 और 17 और 8 कितना हो गया हमारे पास 25। कितना हो गया 25। अगर आप यहाँ इन दोनों का अंतर देखे तो 1 और 1 2 और 9 2 11, 8 9 17 और 17 8 कितना हो गया हमारे पास 25। दोनों का अंतर देखोगे तो 12 आ रहा है। 12 भाई लोगों नहीं होना चाहिए, 11 से कटने वाला होना चाहिए, इसलिए आप लोगों का ये सी भी कैसा है, गलत है। हम लेते हैं अगला वाला ऑप्शन, उसको होना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आप फंस चुके हो। देखिएगा क्या है, तो यहाँ पे दे रखा था हमारे पास 1 0 0 9 8। हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे जोड़ेंगे, इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, तो इन सबको जोड़ोगे तो हमें 9 मिलेगा, और इसके साथ इसको जोड़ोगे तो 9 मिलेगा। 9 में से 9 घटाओगे तो क्या बचेगा 0। मैंने यही बताया था आप लोगों को कि अगर अंतर 0 आ जाता तो वो संख्या 11 से कटी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जो 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर है 93। निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। 15 से विभाज्य नहीं है। 15 से विभाज्य का मतलब 15 तो सर आपने सिखाया नहीं है, तो मैंने आप लोगों को 3 इंटू 5 लिखाया है कि नहीं लिखाया। और 5 का रूल क्या था कि लास्ट में 0 या 5 मिल जाए तो वो संख्या 5 से कटती है। और 3 का रूल आप जानते हैं कि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटी मानी जाएगी। अगर हम ये देखें तो इसमें भी 5 है, इसमें 0, इसमें 5 है, इसमें 5 है, मतलब 5 से तो सभी कट रहे हैं। अब सिर्फ बचा तो काय का बचा 3 का। जो संख्या 3 से नहीं कटेगी वो आप लोगों का उत्तर कहलाएगी। क्वेश्चन ने ये पूछा है कौन सी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं भाई लोगों। हम पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं, अगर इसको तो हम जोड़ते हैं, कितना हो गया 3 3 6 4 10 10 6 16 और 16 5 21। ये तो कट रही है भाई लोगों, ये तो कट रही है। उसने नहीं पूछा है 5 से तो सभी कट गई, सिर्फ 3 का नियम लगाना है। अगर यहाँ पे देखते हैं 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 और 7 22 22 और 5 27, ये भी कट गया भाई लोग। अगर हम इसको देखते हैं 3 2 5 5 4 9 9 5 9 5 14 और 14 7 21, ये भी कट गया भाई लोग। अब लास्ट ही बच रहा जो नहीं कटेगा 8 3 11 11 4 15 15 5 20 20 7 27 27 और 5 32 32 भाई लोग 3 से नहीं कटता। इसका जो उत्तर कहलाएगा भाई लोग क्या कहलाएगा, डी डेली कहलाएगा, क्योंकि यही पूछा था इसमें कौन सी संख्या नहीं कटेगी। चले क्या आगे, यस क्वेश्चन नंबर चलते अगले पे। दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। 95 से 45 से विभाज्य का मतलब क्या है। 45 से विभाज्य का मतलब है कि सर 45 तो आपने कराया नहीं है, तो 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई लोगों 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। और 5 का रूल हम जानते हैं, या तो लास्ट में 0 हो या तो 5 हो। और 9 का भी रूल जानते हैं, जो 3 का रूल होता है वही हमारा 9 का रूल होता है। 9 में हमने कह रखा था किसी भी संख्या के अंकों का अगर 9 से कट जाता तो वो संख्या 9 से कटी मानी जाएगी। 5 के हिसाब से तो सभी कट रही है, 9 के हिसाब से और देख लेते हैं कट रही है कि नहीं कट रही। अगर हम इसको चेक करें 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 भाई लोगों 9 से नहीं कटता। ठीक है, 3 3 3 6 4 10 6 6 6 12 और 12 5 17 17 भी 3 से नहीं कटता। 2 1 3 3 3 6 4 6 6 12 12 5 17 नहीं कटाइए भी। ठीक है, इसी को चेक करते हैं 3 3 6 6 5 11 और 11 और 5 कितना होता है 16 16 भी नहीं कटता, ये भी हट गया। अब एक ही उत्तर होना पड़ेगा इसको जो सही निकलेगा। 3 3 3 6 7 6 13 और 13 5 18। भाई लोगों हमने देखा कि ऑप्शन नंबर डी है जो भाई लोगों को क्या है 45 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो हमें बड़े पाड़े नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हम छोटे तरीके से तो फैक्टर में तोड़ के सवाल को उड़ा सकते हैं क्या। यस, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य। अब सर 30 का भी आपने नहीं बताया, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। 30 का मतलब होता है 10 इंटू 3। 10 का मतलब क्या होता है, जिस संख्या के पीछे 0 होता है वही संख्या 10 से कटती है, इसके अलावा नहीं कटती है। तो अगर देखें तो 0 तो इसके पीछे भी, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी है, तो सबके पीछे 0 है, तो वो संख्या 0 10 से तो कट रही है। अब सिर्फ बच रही है वो काय किससे बच रही है 3 से। अगर 3 से वो कट जाएगी तो वो 30 से कटी मानी जाएगी। और 3 का नियम जानते हैं कि अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कटी मानी जाती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 4 3 7 7 और 5 12 और 12 और 6 18 18 भाई लोगों 3 से कट गई, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बन रहा है वो है ए। बाकी के नहीं बनेंगे, चेक करके देख सकते हो। 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 नहीं कटता है। ठीक है, 14 नहीं कटता, इसको भी चेक कर लो। 3 3 3 6 6 4 10 10 भी नहीं कटता है 3 से। इसको चेक कर लो 5 4 9 9 6 15 15 और 7 22 और 22 भी नहीं कटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ओनली ए सही है, जो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। जो 10 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब है वो 30 से कट रहा है। क्या आगे बढ़ूं मैं, क्वेश्चन है नंबर है हमारे पास कितना 96। निम्न में से कौन सी संख्या 44 से पूर्णतः विभाज्य। 44 से पूर्णतः विभाज्य
चलिए भाई, अगला सवाल हमारा 96। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये संख्या 44 से पूर्णतः डिवाइड है। 44 का मतलब 44 तो सर आपने बताया नहीं है, तो 44 का नियम था भाई लोगों कि क्या था हमारे पास? 44 क्या करें? तो 44 को हम लिख सकते हैं भाई लोगों क्या? 11 इंटू 4। क्या लगा सकते हैं? 11 इंटू 4। मतलब 4 का नियम लगेगा और 11 का नियम लगेगा। 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम दो संख्या अगर 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से कटी मानी जाती है। तो अंतिम दो संख्या तो सबकी 4 से कट रही है, तो ये संख्या 4 का तो रूल सब में फॉलो हो गया। तो बचा किसका? 11 का। तो 11 का नियम लगाते हैं। तो हम पहला वाला ऑप्शन लिख लेते हैं हम, क्या हमारे पास 1 5 5 2 3 2। दूसरा हमारे पास आता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या लिखा है? 1 5 2 1 5 5 1 5 5 2 4 8। सी ऑप्शन लिखा हुआ है हमारे पास 1 5 6 9 4 4। और डी ऑप्शन हमारे पास लिखा है भाई लोगों 1 5 6 9 9 2। ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हम यहाँ पे 11 का नियम लगाएं। 11 का नियम क्या था? एक संख्या छोड़ के जोड़ो। अगर इसको जोड़ेंगे कितना हो गया? 6 और 6 3 9। ठीक है, इसको जोड़ो 5 2 7 7 2 9 और 9 में से 9 घटाओगे तो 0 बचेगा। ये संख्या तो 11 से कट रही है। ठीक है, 4 से तो सभी कटी गई थी। अगर इसको देखते हैं तो ये कितना हो रहा है? 6 और 6 4 10। ठीक है, इसको देखो तो कितना हो रहा है? 7 और 8 7 15। 15 और 10 का अंतर लोगे तो 5 आएगा। ये नहीं कट रही है। अगला अगर हम देखें तो ये कितना हो रहा है? 7 और 7 4 11। ठीक है, ये कितना हो गया? 11। अगर इसको देखोगे तो आप कितना हो रहा है? 9 5 14 और 14 4 18। इसके बीच का अंतर 7 हो रहा है। 7 11 से नहीं कटता, ये भी गलत है। अगर इसको देखते हो ये कितना हो रहा है हमारे पास? 7 और 7 9 7 16। ठीक है, ये कितना हो रहा है? 9 5 14 14 तो 16। आप 16 में से 16 घटाओगे तो 0 बचेगा। एक ये कट रहा है। तो एक ऑप्शन ए कट रहा है और एक हमारा डी कट रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ए और डी है जो किससे कट रहे होंगे? 44 से कट रहे होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सी संख्या 17 से विभाज्य? अब 17 का तो नियम पढ़ाया नहीं है, तो छोटी सी टेबल है। आपको 1 से लेके आपको 30 तक की टेबल पता होना चाहिए, तब आप सवाल बना पाओगे। ये छोटे मोटे सवाल में रूल का कोई जरूरत नहीं है, आराम से हम डिवाइड कर सकते हैं। 17 का अगर हम भाग देते हैं, क्योंकि हम नियम बनाएंगे तब तक हम सवाल को हल कर देंगे। 17 एकन 17, 1 बचा 17 एकन 17, 1 बचा 17 एकन 17। मतलब ये हमारा ए वाला ऑप्शन है जो 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं। आगे की हम क्लास आगे अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आगे क्लास को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन या कमेंट जरूर किया करो कि कैसा लगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।